हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 7 जुलाई 2024 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब तक मैंने जितने भी प्रीवियस पेपर कराए हैं लगभग 16-17 आपको करा दिए हैं। एक आध जो रह गया है वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो उन सभी को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी है उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। आपके सी टेट में जो एसएसटी वाला पोर्शन आता है उसमें 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। जैसा कि आप देखते हो मैं हर पार्ट में बताती हूँ, हर क्वेश्चन का बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपकी कौन सी एनसीईआरटी से आया है। यहाँ तक कि आपकी जो पेडागोजी पूछी जाती है वो भी एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। तो आपको ये सभी प्लेलिस्ट देखने के लिए आप एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इन सभी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से हमने 80 तक पिछले पोर्शन में कंप्लीट किया था। आज देखेंगे हम 81 से। क्वेश्चन नंबर 81, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रासंगिक है। तो 81 वाला जो क्वेश्चन है वो आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से आया है। आइए देखते हैं भेदभाव के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है। पहला है, भीमराव अंबेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत। दूसरा है, एक विज्ञापन में कपड़े धोती हुई महिला को दर्शाना। तीसरा है, अशोक के अभिलेखों की लिपि। तीसरा है, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। तो भेदभाव का अगर आपको सबसे सटीक आंसर देखना है तो वो हो जाएगा पहला, कि जब भीमराव अंबेडकर जब भारत लौटे थे तो उन्होंने किस तरह की परिस्थितियों का सामना किया था, जबकि वो इतने ज्यादा पढ़े हुए थे उसके बावजूद भी। तो भेदभाव किस तरह से हमें पहले देखने को मिलता था उसके बारे में है। और भीमराव अंबेडकर जी का पूरे जीवन का वृत्तांत तो उन्होंने दे रखा है, पूरे जीवन की घटनाएं इसमें दे रखी हैं चैप्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ के देखना, आपका भी मन खुश हो जाएगा। और बहुत सारी जानकारियां जो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपको नहीं पता है आपको वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरी प्ले लिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाली प्ले लिस्ट खोल लेना और 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 82, विविधता विषय पर कार्य करने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांट रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 82 है, देखो ये भी आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से ही आया, विविधता में एकता से ही आया है। और ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का। ऑप्शन है पहला, विद्यार्थी के पिछले परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में। ठीक है, इस तरह से वो आंक रही है, यानी कि अगर उसको समूह बनाने हैं अध्यापिका को तो उसे इस तरह से बनानी चाहिए कि भाई जो जो बच्चे कमजोर हैं वो एक समूह में आएंगे, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो दूसरे समूह में आएंगे, जो थोड़े ऐसे ही हैं वो बीच वाले समूह में आएंगे। तो वो ऐसे उसको ऐसे करना चाहिए। या फिर बी, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। तीसरा, विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार। चौथा, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा, कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए, वो बिल्कुल किस तरह से उनको बांटना चाहिए, यानी कि किस तरह से उनको करना चाहिए, ग्रुप बनाने चाहिए। तो इसके लिए इसका विकल्प जो होगा वो दूसरा सही होगा, यानी कि उसको किस तरह से करना चाहिए, बिल्कुल यदा यदाचित तरीके से करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को उसकी अच्छी और बुरी दोनों चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन। जैसे हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस टॉपिक के गुणों के बारे में भी बात करेंगे क्लास में, उस टॉपिक के दोस्त के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह का जो डिस्कशन होता है उसको बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही रहेगा इसका। ए है ए है शाहजहांबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई। ठीक है, तो बच्चे बताएंगे क्या क्या भूमिका निभाई, किस तरह से शाहजहांबाद शहर बसाया गया था। ठीक है, बी है प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है।
ठीक है, किस तरह से होती है, क्यों होती है, क्या कारण है, सरकार क्या कर रही है, इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे या किस प्रकार की सहायता करती है। ठीक है। सी है, देखो प्रेस वार्ता से रिलेटेड भी एक चैप्टर है, ये भी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से ही है। सी है, निर्देशी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। देखो सीधा सीधा अंतर के बारे में बोला गया है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग रहेगा। अंतर करना या सही मिलान करना, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब आलोचनात्मक चिंतन का टॉपिक ये नहीं है। ठीक है। या फिर जैसे सटीक आंसर होते हैं, जैसे हम ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है, ताजमहल कब बनवाया गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन अगर हम पूछ रहे हैं तो इनके जो आंसर होंगे वो सटीक होंगे, है ना, तो ये आलोचनात्मक चिंतन का टॉपिक है ही नहीं। नेक्स्ट है डी, एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। व्याख्या करें। यानी कि कोई भी नेता है, लोक सेवक यानी कि कोई भी नेता जो है, जो राजनीति में है, उसका क्या काम है कि वो निष्पक्ष, तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक है, यानी कि वो किसी भी की तरफ साइड ना ले, जो सही है उसके बारे में व्याख्या करे। ठीक है, ये उसका कर्तव्य होता है। तो देखो ये आलोचनात्मक चिंतन का विषय है, और बच्चे बताएंगे कि किस तरह से जो नेता है वो फायदा उठाते हैं जनता का, किस तरह से चीजें होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ई, जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, चर्चा करें। तो ये भी सही है, जल के बारे में भी चर्चा करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल इसमें सी वाला गलत है, क्योंकि सी वाला जो टॉपिक है वो आपका सटीक आंसर वाला है। ठीक है, अंतर कितने अंतर होंगे किसी भी चीज में, 2-3 अंतर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 84। देखो कभी भी आपको ये चयन करना हो कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपका आलोचनात्मक चिंतन का है और कौन सा नहीं है, तो आप ये देखना कि जो टॉपिक आप जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिस पर 1 घंटे चर्चा की जा सकती है। ठीक है, 1 घंटे जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा की जा सकती है वो आपका आलोचनात्मक चिंतन में आएगा। जिन टॉपिकों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती, जिनके जो आंसर है वो सटीक है, वो आलोचनात्मक चिंतन से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जो टॉपिक पर अगर आप चर्चा करोगे वो 1 घंटे तक आप चर्चा कर सकते हो आराम से बच्चों के साथ, क्योंकि 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे अपना अलग अलग आंसर देंगे, तो आराम 1 घंटा तो बहुत आराम से चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर कोई टॉपिक ऐसा है कि जिस पर 10-5 मिनट ही चर्चा हो सकती है, जैसे अंतर है, परिभाषा है, ठीक है, सही मिलान करना है, इस तरह की जो चीज है वो आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। ठीक है, कक्षा कक्ष में कई बार देखने को मिलता है कि दीवारों पर लिखा होता है, मौलिक अधिकार भी लिखे होते हैं, कर्तव्य भी। ठीक है, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसमें मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं कई जगह, मौलिक अधिकार भी लिखे हुए हैं। मोस्टली पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिलेंगे, कई जगह दीवारों पर लिखे होते हैं, और वहां पर भी लिखे होते हैं, अदालतों में भी लिखे होते हैं, ठीक है, कोर्ट्स में भी लिखे होते हैं। यह बच्चे को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाता है। पहला है याद करना, दूसरा है तर्क करना, तीसरा है अवलोकन, चौथा है कल्पना। तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। अवलोकन का क्या मतलब होता है, बच्चा देखकर सीखता है। ठीक है, ज्यादातर क्लासेस में क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, जिस बच्चे की सुंदर राइटिंग होती है उसके हाथ से मैथ के फॉर्मूला लिखवा लेंगे, या फिर टेंस के रूल लिखवा लेंगे, या फिर व्याकरण के करवा लेंगे। कई टीचर ही खुद कर लेते हैं, कई बच्चों का सहयोग ले लेते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है, बच्चों का सहयोग लेंगे बच्चों को भी याद हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी क्लास में नोट चिपका दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे उनको देखते रहे, उनको याद हो जाए। छोटे बच्चे होते हैं उनको टेबल है या वर्णमाला है ये सब चिपके हुए मिलते हैं क्लासरूम में, तो उनके चिपकाने का मेन मकसद यही होता है। जो चीज टफ होती है, याद करने में मुश्किल होती है, जैसे मैथ के फॉर्मूला होते हैं, टेंस के रूल होते हैं, या हिंदी व्याकरण की कुछ टर्म होती हैं, वो सब, तो ये सब याद करना ना बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर पेपर पर वो चिपका देते हैं, क्लासरूम में चिपका देते हैं इस तरह के पेपर, तो बच्चे को आसानी रहती है याद करने में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 85। आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको क्या जानना है कि हमारे क्षेत्र में जो भूकंप आया है उससे व्यक्तियों को क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उनकी किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको कौन सी विधि यूज करनी होगी। पहले है परियोजना विधि, दूसरा है समस्या समाधान विधि, तीसरा है खोजबीन खोजबीन या पूछताछ विधि,
चौथा है सर्वेक्षण विधि। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वेक्षण करना पड़ेगा। सर्वेक्षण किस तरह से करना पड़ेगा, आप जाइए जहां पर भूकंप आया है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको देखिए और देखकर ये पता लगाइए कि वो उनको मेडिकल सुविधा देनी है, ठीक है, या फिर उनको खाने के लिए सुविधा देनी है, पानी देना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब आपको कैसे पता चलेगा, जब आप वहां जाओगे और आपको पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, भूकंप से कितनी बिल्डिंग गिरी है, कितने लोग मारे गए हैं और किस तरह से मदद करनी है। जब तक आप वहां नहीं जाओगे, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मदद कैसे करनी है। सर्वेक्षण में क्या होता है, जहां जिस भी समस्या से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें फिजिकल रूप से यानी कि हम खुद जाएंगे वहां, बातचीत करेंगे, देखेंगे किस तरह से चीजें हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। पहला है भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, यानी कि किसी कोई राजनेता अगर है राजनीति में तो वो क्या करेगा, अपने खानदान के सारे बच्चों को सरकारी नौकरी दे दे, ठीक है, ये है भाई भतीजावाद। तो ये सही है क्या, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। दूसरा है राजनेताओं के सगे संबंधियों को सरकारी नौकरी। अच्छा, ये मैंने उदाहरण ही दे दिया आपको। जैसे और एक उदाहरण और भी बता सकती हूँ मैं भाई भतीजावाद के ऊपर। जैसे किसी आदमी ने कोई कंपनी खोली या कोई कारखाना खोला, ठीक है, तो वो जिस जाति से बिलोंग करता है वो कहेगा केवल उसी जाति के लोग इसमें काम कर सकते हैं या फिर उसी धर्म के लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी धर्म विशेष ने कोई फैक्ट्री खोली तो वो बाहर नोट लगा देगा केवल इसी धर्म के लोग इस फैक्ट्री में काम लें, ठीक है, काम के लिए आए, या फिर इस जाति के ही लोग आए। तो ये क्या है, ये भाई भतीजावाद है, यानी कि आप भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। चौथा है जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का भाई भतीजावाद हो गया कि भाई मंत्री ने अपने अपने लोगों को चुनकर भेज दिया सरकारी नौकरी के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि जो लोग किसी भी तरह से पिछड़े रह गए हैं उनको समान अवसर दिलाने के लिए हमें आरक्षण, सही है, ठीक है, और हमें आरक्षण अपनाना चाहिए। और समानता का उल्लंघन नहीं करता है आरक्षण। क्यों नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे समय से जो एससी है, ओबीसी है, ये कुछ लोग जो है वो पिछड़े हुए हैं। कुछ लोग राजनीति की वजह से राजनेता जोड़ देते हैं कुछ जातियों को, लेकिन सही जो तरीका है आरक्षण देने का वो ये होना चाहिए कि जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, ठीक है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, खाने पीने की अच्छी सुविधा दे सके, उसको आरक्षण देना चाहिए ताकि उसके बच्चे भी वैसी ही एजुकेशन प्राप्त कर सकें जैसे बाकी की कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये समानता होगी। लेकिन हमारे देश में कुछ और ही चल रहा है। हमारे देश में वोटों की राजनीति चलती है। जिस राजनेता को लगता है यहाँ से वोट मिलने वाली है वो तुरंत घोषणा कर देता है कि भाई इसको आरक्षण हम दे देंगे, आप हमें वोट दे दीजिए, ठीक है। आप समाचारों में देखते होंगे आरक्षण के ऊपर भी वोट मांगी जाती है और ये बहुत ही गलत है। अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गलत है। आरक्षण देने का मकसद केवल जो दबे हुए लोग हैं, ठीक है, जो किसी भी तरह से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको समान विचारधारा में लेके आना है, मुख्य विचारधारा से जोड़ना है, ना कि आरक्षण के नाम पर वोट मांगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। देखो हमारे भारतीय संविधान में भी ये चीज मेंशन है, लिखी हुई है कि किसी धर्म या जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण किसके आधार पर होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय किसी कारण से मुख्य धारा से अलग है, यानी कि उसका विकास नहीं हो रहा है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास घर मकान नहीं है, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप के जो साथ के लोग थे उन्होंने घर त्याग दिया था और उन्होंने बोला था कि जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक हम अपने घर बनाकर नहीं रहेंगे। तो वो आज भी ऐसे ही मिलते हैं कहीं भी उस जनजाति के लोग, जो कि गलत है, ठीक है। जो चीज बीत गई सो बीत गई, है ना। अब उनको घर अलॉट किए जा रहे हैं ताकि वो अच्छे से घर में रहें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। आरक्षण का मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अभिकथन है ए और कारण है आर को सावधानी पूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है ए, नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। कथन है आर, सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो इसका 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ये इन्होंने आर में क्या बोला है, सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 88। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ
वातावरण का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जो ये बताती है कि लड़का लड़की जो है वो समान है। ठीक है, वो पक्षपात नहीं कर रही है। पहला है लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना। दूसरा है लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना। जबकि हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर जो सजावट का काम है, चाहे बोर्ड सजाना है, चाहे स्कूल में कोई डेकोरेशन करनी है, वो काम किसको दिया जाता है, या वो काम कौन करता है, लड़कियां करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लड़के भी कर रहे हैं। ठीक है, लड़कों का समूह भी लड़कियों की मदद कर रहा है, वो भी इस तरह की डेकोरेशन कर रहा है। सी है लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना। जैसा कि आपको हमेशा देखने को मिलता है, तो ये क्या है, ये लिंग भेद है, या फिर हम बोल सकते हैं ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियां रंगोली बनाएंगी, लड़कियां डांस करेंगी, इस तरह से। डी है लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। जबकि ये काम भी कौन करता था, पहले से लड़कियां करती थी। तो ये क्या है, एक तरह से तटस्थता का मतलब होता है निष्पक्ष भाव से काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि विद्यालय का जो वातावरण है वो कैसा है, तटस्थ है। ठीक है, अच्छा है वहां का वातावरण, कि वहां पर लड़कियों और लड़कों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, बी और डी दोनों सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधियों को निम्न में से किस संप्रत्या को पढ़ने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। मतलब इस तरह की जो गतिविधि है वो आप किस तरीके से उसको ले सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है कि कोई भी नियम है, जैसे मैंने आपको पीछे उदाहरण दिया था कि मैथ के कुछ सूत्र है, ठीक है, कुछ अवधारणा है या कुछ इस तरह की परिभाषा है, कुछ भी है, तो उनको एक चार्ट पे चिपका दिया जाता है, एक पेपर पे चिपका दिया जाता है। दीवार पर क्यों चिपका दिया जाता है, ताकि बच्चे उसको देखकर अवलोकन द्वारा सीख सकें। ठीक है, तो ऐसा कब किया जाता है। ठीक है, इसने जो लास्ट लाइन लिखी है एग्जामिनर ने, वो हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। पहला है प्रजातंत्र, दूसरा है बाजार, तीसरा है विविधता, चौथा है हास्याकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजातंत्र, क्योंकि प्रजातंत्र में ऐसा होता है, कैसा होता है कि सभी के लिए समान है सारी चीजें। ठीक है, सभी के लिए नियम समान है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। ये सब आपको देखने को कहाँ मिलता है, ये सब आपको देखने को मिलता है प्रजातंत्र में। ठीक है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एक ही बात है सब कुछ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 90 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। देखो, सबसे पहले उपचारात्मक होता है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा कोई भी टेस्ट दे रहा है, ठीक है, टीचर कोई भी टेस्ट ले रही है, ठीक है, रूटीन टेस्ट है या मंथली टेस्ट है, कोई भी टेस्ट ले रही है, तो टीचर क्या करेगी, उस जब कॉपी चेक करेगी तो वहां पर सर्कल कर देगी जहां जहां बच्चे ने गलती की है। ठीक है, और बच्चे को बताया जाएगा कि आपने ये गलती करी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उपचारात्मक। ठीक है, बच्चे को बच्चे की गलतियां बताई गई। अब टीचर उस पर काम करेगी कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा। जैसे बच्चा कोई सम्स करने में गलती कर रहा है, जैसे किसी बच्चे को प्लस करना नहीं आ रहा है या माइनस करना नहीं आ रहा है, तो टीचर मार्क करके बताइए कि भाई आपने ये क्वेश्चन जो है ये गलत करे हैं। ठीक है, तो उपचार हो गया। अब निदान कैसे होएगा उसका, निदान होगा कि पहले उसको ठीक से गिनतियां सिखाई जाएंगी बच्चे को। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उसको गिनतियां ही ना याद हो, तभी वो प्लस या माइनस करने में गड़बड़ कर रहा है। फिर उसको अच्छे से एक्स्ट्रा क्लास देके या जैसे भी संभव होगा वैसे उसको प्लस या माइनस सिखाए जाएंगे, ताकि उसकी जो गलतियां हैं वो सुधर सके। तो उपचारात्मक के बाद आता है निदानात्मक मूल्यांकन। अब देखते हैं उद्देश्य क्या है। पहला है उद्देश्य ए, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना। बी है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। सी है विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना। और डी है विद्यार्थियों को आंकना। देखो, ये वाला ऑप्शन कभी भी नहीं होता है, वर्गीकृत करना उनकी योग्यता के अनुसार या उनके पूर्व ज्ञान के अनुसार। वर्गीकरण करने वाले जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों को पढ़ाना है, ना कि बच्चों में कमियां निकालना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, पहला और दूसरा, ए और बी दोनों सही है।
ठीक है। यानी कि हम निदानात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना होता है कि किसी भी विद्यार्थी ने कहाँ गलती की है और क्यों गलती की है, ठीक है। और पूर्व ज्ञान का मतलब भी यही है कि जो पढ़ाया गया है वो बच्चे की समझ में आया था या नहीं आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और उसको किस दूसरे तरीके से समझाया जाए ताकि बच्चा उस चीज को समझ सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे 2023 या 2022 का आपको सीटेट का प्रीवियस पेपर। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जल्द से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।